हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम साइंस सिटी का दूसरा पार्ट दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो साइंस सिटी का दूसरा पार्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। लग रहा है इसके साथ मैं भी चल रही हूँ। मुझे समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है, ये मेरा पागलपन है बस। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। यह शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलेरी यही काठमांडू से यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही जुटेंगे। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट की निचली पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियो मेरा साथ दे रही है। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और अधिकतर तो हिमालय में ही है। और रॉजर को पता है ये ऐसा क्यों है। पैरासेलिक को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है, और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर बिलम का उद्देश्य है। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई। उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं, और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहाँ से 5000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सकें। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी का जिंदा रहना ही एक अद्भुत उपलब्धि होती है। अगर किसी को समुद्र तट से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर ले जाया जाए तो कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर जल्दी ही दम तोड़ देगा। 2 अप्रैल को हम एवरेस्ट के नीचे तक पहुंच गए हैं। यहाँ एक विशाल ग्लेशियर पर हम बेस कैंप बनाते हैं। हमारे कैंप के पास दर्जनों दूसरे कैंप लगे हैं। सभी की मंजिल एक ही है, वो चोटी जो अब सिर्फ 2 मील ऊंची है। बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा की है। मेरी तरह बहुत तेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के भारी। दल के सभी लोग मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हनीमून पर 30 लोग होंगे। 30 भूखे लोग। बड़े बावर्ची को चंगबा कहते हैं। ये हमेशा ही गाता रहता है, हंसता रहता है।
दिन में कई बार बेस कैंप पर पर्वत खंडों के टूटकर गिरने की दहाड़ आती रहती है। एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं। करीब 1/3 की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में हुई है। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिससे 1953 में मेरे पिता और एडमंड हिलेरी गए थे। इसमें 3 बेहद खतरनाक इलाके हैं। पहला है खुम्बो का हिम प्रपात, जहां बिना किसी चेतावनी के बर्फ के बड़े स्तंभ गिरते रहते हैं। इसके ऊपर है 4000 फीट ऊंची बर्फ की सीधी खड़ी दीवार, लोत्से फेस। और तीसरा खतरनाक इलाका है चोटी के पास का दक्षिणी पूर्वी रिच। मई 5 हफ्ते में 22,000 फीट पर दल पर्यावरण के अनुकूल हो गया है, इसलिए अब खून की हर बूंद ज्यादा ऑक्सीजन रख सकती है। एवरेस्ट का शिखर तूफानी बर्फीली हवाओं की चपेट में है। करीब पूरे साल तूफानी हवाएं एवरेस्ट को और तभी आप चुपके से शिखर पर जा सकते हैं। अभी भी वहां हवा तेज थी, इसलिए मैंने चुपचाप बैठना। आप शिखर तक पहुंचने का कोई मौका गवा तो नहीं रहे अभी आरोही। 8 मई और उसके अगले दिनों की यादें मुझे हमेशा सताती रहेंगी। सीधी खड़ी बर्फीली लोत्से फेस की ओर उस दिन करीब 50 आरोहियों को बढ़ते देखा था। इसमें मेरा दोस्त रॉब हॉल भी था। उन्हें शिखर तक पहुंचने में 3 दिन लगने वाला था। हालांकि उस वक्त मुझे घबराहट सी हुई थी। 20,000 फीट पर हेलीकॉप्टर इतनी हल्की है कि हेलीकॉप्टर के पंखों को काटने के लिए ध्वस्त हो गया। मगर एक नेपाली पायलट कर्नल मदान केसी ने यह खतरा उठाने की ठानी। वहां से उड़ते ही मेरे आंसू बहने लगे। जिंदा बच जाने के लिए मैं बहुत कृतज्ञ था और फिल्म यूनिट के सदस्यों की ही देन है मेरी जिंदगी। पहाड़ों के इतिहास की सबसे बड़ी तूफान ने 8 जानें ले ली थी। देर तक पॉल और मैं एक दूसरे खासकर मुझे तो हिला के रख दिया था। रॉब मेरा मुझे वो रास्ता जैसा लग रहा था। दूसरे आरोही दलों ने अपना सामान बांधा और चले गए। हम लोगों ने भी सोचा कि शायद निकल जाना ही ठीक होगा। मैंने बौद्ध विहार में पूछवाया कि क्या मुझे यह अभियान छोड़ देना चाहिए। 7 दिन बीत गए, मगर वो कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी जीने की चाह नहीं छोड़ी। उसके अद्भुत विश्वास से हम सब की हिम्मत बढ़ी। हम फिर से ऊपर चढ़ने की सोचने लगे, मगर अभी भी तेज हवा शिखर के बर्फ से संदेश मिल गया कि देवता मेरे अभियान के खिलाफ नहीं थे। अपने पहुंचा था। उन्हें फिर से कोशिश करनी थी। उन्होंने अपने अंतर को शुद्ध करने के लिए एक पूजा की और तब जब हम मिडिल कैंप पहुंचे तब भी ऊपर हवा बहुत था। एक आरोही को सदा पर्वत का आदर करना चाहिए। मेरा मन कतई तैयार नहीं था कि एड फिर से चोटी पर चढ़ने का प्रयास करे। हमारे पास समय की कमी थी। हमने फैसला किया कि शिखर पर भयंकर हवा के बावजूद हमें और ऊपर जाना होगा, कि जैसे ही हवा रुके हम चोटी पर जा सकें। मगर पहले हमें लोत्से फेस चढ़ना होगा, जो 2 लोत्से फेस 4000 फीट ऊंची खोला, एक गलती की और फिर गिरे। रॉकेट की गति से एक आधा मील लुढ़के और फिर बिना पेंदी के किसी खाई में रहा है। दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलने से ठीक से सोचना मुश्किल होता है।
शराबी की सी हालत हो जाती है। आपको लगता है चोटी से करीब 3/4 तक पहुंच गए हैं। आखिरकार शिखर की हवाएं थम गई हैं। 26,000 फीट पर जीपीएस रिसीवर को सेट करना मुश्किल था, लेकिन यह काम कर रहा था। मैंने रॉजर से यह नहीं कहा कि हमने यहां सैकड़ों पत्थरों को देखा जो कभी समुद्र के गर्भ में थे। यहां से पत्थरों के अलावा भी ले जाने को बहुत कुछ है। शून्य से 30 डिग्री नीचे था। एरासेली, जैमलिन और 5 शेरपा अपने ऑक्सीजन की मुझे लगा जैसे मैं चांद पर हूँ। दूसरे भी करीब ही थे, मगर हम कभी बोले नहीं। ऑक्सीजन मास्क के अंदर निकला, मगर जब भी मैं दूसरों के इंतजार में रुका, मैं ठंडा पड़ने लगा। मैं बिना ऑक्सीजन बोतल के ही चढ़ा। पूरी टीम को दक्षिणी शिखर पर देख रहा हूँ। ओवर। मैं मौत के बहुत करीब हूँ, बस उस पार गए बिना। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके बगल में बैठकर पता नहीं एकदम क्षणभंगुर मगर बिना ऑक्सीजन, एरासेली और जैमलिन के इंतजार में मुझे ठंड चकरने और एरासेली सेगारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। भी रहे थे या नहीं, वो अंदाज भी नहीं कर सकते थे कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। मैं चिल्लाकर कहना चाहती यहाँ पहुंच के सपने देखता रहा हूँ। मेरा मन गदगद हो उठा। मेरे आंसू गाल पर जम गए थे। मैं दूर था। 2 महीने पहले एड, जैमलिन और एरासेली सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक ऐसी विपदा के करीब हो सकते थे जो सारी दुनिया को स्तब्ध कर देगी, जो एक दिन भूगर्भ शास्त्रियों को भूकंप के बारे में और ज्ञान दे सकेगा। और जैमलिन का प्रार्थना ध्वज दुनिया की चोटी पर हवाओं के साथ लहराकर कुछ और संदेश दे रहा था। चढ़ने को उत्साहित किया था और इस कारण हम और करीब आ गए हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि चोटी तक पहुंचना मेरी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। स्पेस में जा रही है। अब शो खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ सीटें भी खाली हो गई है। ये साइंस सिटी का मैप बना हुआ है। देखो, हम लोग यहाँ से ही इंटर किए थे और इस रास्ते से फिर बाहर चले जाएंगे। उधर झूल लो बेटा, उस पर झूलना, उसको झूल लो। उसमें पानी पर तो भैया झूल रहा है, इसमें कम पानी है। इधर देखना, तू भी बाय कर दो। यहाँ से मैं चारों साइड के वीडियो दिखा देती हूँ आपको। इस डायनासोर पार्क में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
आ चुके हैं डायनासोर पार्क में। आपको दिखाते हैं यहाँ पर के चारों साइड का वीडियो। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो तीनों जाओ तो, तुम, डैडी और तन्नू। तन्नू को भी आने दो, रुक जा। एक मरा पड़ा हुआ है डायनासोर, उसने उसे मार दिया। पार्क में घूमते हुए हम लोग को भूख लग गया। अब जाते हैं होटल में कुछ खाएंगे। शाम हो गया है, अब हम लोग घर चलते हैं। वहाँ मोर 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 मोर, प्रिंस पीकॉक है वहाँ पे।